इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? यूनिट सेकेंड में आप आज जितने ऑब्जेक्टिव सारे जितने लगभग सारे की बात कर लेंगे। मैं केवल अभी इंस्टा नहीं लिखूंगा, सारे ऑब्जेक्टिव, अरे केवल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फिर कल एक नंबर वाले प्रश्न है वो, आज पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म करके जाना। अगर इसमें रह जाए तो फिर वापस लास्ट तक रुक जाना, ठीक है ना? तो अपन सारे प्रश्न करवाने के बाद छुट्टी देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में विद्युत का प्रभाव होता है। किसी चालक में विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक है? दो लेटर हो गए ना? तीसरा, चलो तीसरा, एक गतिमान, हाँ बहुत बढ़िया। तीसरा यूनिट देखिए आप, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान, ये यूनिट 3 है। अरे बात नहीं करना है। यूनिट 3, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इसका आंसर वाला कौन सा रहेगा? इसका 3 क्या लिखेंगे? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब इसको लिखिए आप लोगों ने। यहाँ ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए आपको गलती से प्रश्न पूछ ले कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो वहाँ आएगा केवल विद्युत क्षेत्र। क्या पूछ लिया? स्थिर आवेश उत्पन्न करता तो क्या लिखेंगे? और गतिमान होगा तो दोनों। हो गया। तीसरा अगला प्रश्न देखिए इसका, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों। क्वेश्चन देखिए, आप तो ऐसे याद हो जाएगा। निर्वात में स्थिर दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल वो समांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित है। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच लगने वाले बल होगा। तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति होगी। लगने वाले बल की प्रकृति होगी, बताओ। देखो, अगर समान दिशा में प्रवाहित होगा तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में होगा तो, ये नोट करना है। दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको याद होना चाहिए। अगर समान दिशा में तो क्या होगा? आकर्षण, और विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण। अगला है, एक आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल। ये आंसर बहुत सारे तुम लोगों को मालूम होगा, ये अच्छे से देखना है। एक प्रश्न देखिए आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में सम चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति करता है बच्चों? क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है। समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा, बताओ है? बताओ, वृत्ति, रेखीय होगा।
क्यों ऐसा होगा? बोलो ना जल्दी से, और किसी को याद हो तो बताए। वृत्ति तो नहीं होगा, सरल रेखी। क्यों होगा ये भी देख लो। हमने पढ़ा था एक बराबर कितना होगा, क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ समांतर मतलब क्या है, कोण थीटा 0 है ना, तो बल तो शून्य लग रहा है, तो सीधा सीधे चला जाएगा उसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा के ऊपर बल युक्त का, यहाँ लिखेंगे सरल रेखी। क्या लिख देंगे? सरल रेखी। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल का विभव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुक्त का आघूर्ण, बलयुक्त का आघूर्ण कैसा होगा? अरे बोलो क्या आएगा? गलत है, उसमें आएगा एम क्रॉस बी। एल कितना है? एम क्रॉस बी। एल क्या है? लंबाई है। एम क्या है? द्रव्यमान नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की वो है, सॉरी एम जो है, और बी इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना। हाँ, अगला देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युक्त का आघूर्ण का अधिकतम होना, जबकि लूप का बल, हाँ एक 5वां क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुक्त का आघूर्ण कैसा होगा? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है, जबकि क्षेत्र और लूप का तल, जबकि क्षेत्र व लूप का तल कैसा हो? वो साइन थीटा होगा। साइन थीटा होने के कारण क्या हो जाएगा? लंबवत। कितना होना चाहिए? लंबवत हो जाएगा ये। अगला इसका रिक्त स्थान बताऊं क्या कि इसके हैं? इसका इसके विलंब तुल्यक बताना है क्या कि आगे वाला क्वेश्चन ले पहले वो हाँ एमसीक्यू कर लेते हैं। चलो ठीक नहीं करवा देंगे। अगला देखिए, अगला छठा चैप्टर आ गया। छठा चैप्टर तो मैंने बहुत करवा रखा आप लोगों को बहुत अच्छे से। अरे करा रखा कि कर रखा है? देखो पहला क्वेश्चन देखो, कुंडली का एक मिनट यार, इसमें इसने अच्छे से फोटो कॉपी करेगा देखो इसमें छठा वाला जो है, किसी चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्न से स्वतंत्र होगा। क्या आएगा इसमें? देखो चारों ऑप्शन को पढ़ो पहले, इसे डायरेक्ट आंसर मत दो। पहला क्या है? पहले ऑप्शन को पढ़े और पहले प्रश्न क्या पूछा उसको देखो आप। क्या प्रश्न पूछा था? पहले लिखा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र E बराबर माइनस n, क्या लिखेंगे? d∅/dt। तो बच्चों ने n हो सकता है ना आगे, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? n लग जाएगा। अब इसमें क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है, फिर समय है, फेरों की संख्या भी है, पर इसमें प्रतिरोध है क्या? नहीं। तो कौन किससे स्वतंत्र होगा? जब आप इस प्रश्न को पढ़ो तो इसके पीछे सूत्र भी जरूर लिख लें। अगला, स्वप्रेरकत्व का मात्रक। स्वप्रेरकत्व का मात्रक तो अपने कितनी बार बता रखा है? क्या है? हेनरी। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। कितना है? फिर अगला है भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। यहाँ सब चोरे गलत करके आएंगे, देख लेना, इस प्रश्न को कंफ्यूज करेगा वो। या तो चार में से एक ऑप्शन सही दे देगा, वो चारों पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ उपरोक्त सभी है। आज एक मेरे को एक लड़के ने बोला सर इसमें पहले वाला राइट। अब बेवकूफ पढ़ तो सही, आगे भी क्या दे रखा है? धारा मापी को रुद्धौर बनाने में, चाल मापी में। चाल मापी मतलब वही अपना स्पीडोमीटर और विद्युत ब्रेक में उपरोक्त सभी, तो सभी आ जाएगा। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप। किसके? लेंज का नियम। और लास्ट कौन सा? एक कुंडली की लंबाई को परिवर्तित करते हुए फेरों की संख्या दुगनी करते हैं। देखो इसको एल बराबर क्या होता है? म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ऐसा ही प्रश्न है, अरे सही है ना? उसने कहा एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी करते हैं। यहाँ N1 और यहाँ N1 कर दो, बाकी तो किसी को बदल ही नहीं रहा। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा? 2N1। ये बोल रहा है वो। तो N2 बराबर म्यू 0, यहाँ लिखेंगे 2N1 का स्क्वायर ए अपॉन एल। बदल किसी को नहीं रहा, जो फेरों की संख्या को बदल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 4 म्यू 0 N1 स्क्वायर ए अपॉन एल। तो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। अब कौन सा संधारित्र अपने आप में से गुजरने देता है? केवल डीसी को। संधारित्र में से कौन गुजरता है? केवल डीसी। बहुत अच्छे से पढ़े इसको। हाँ, डीसी को गुजरने देता है। किसको गुजरने देता है? एसी को। तो डीसी को। अरे संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है जबकि प्रत्यावर्ती को बहने देता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। संधारित्र किसको गुजरने देता है? उत्तर है इसका सेकंड वाला, एसी। एसी को गुजरने देता है। क्यों? कोई बताए? अरे एसी क्यों गुजरने देता है? बोलो ना। अगर डीसी होगा तो डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान, धारिता प्रतिघात का मान अनंत होता है, इसलिए उसको गुजरने नहीं देता है। इसका मान अनंत नहीं होता है, इसलिए गुजरने देता है। दूसरा प्रतिघात का मान। अब देखो यहाँ दो चीजें ध्यान रखना। प्रतिघात कहते हैं किसे? मैंने आपको प्रतिघात पढ़ाया था कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली है और संधारित्र सी दोनों में से कोई एक जुड़ा हो तो उसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। मतलब अपना शक्तिमान नहीं तो गंगाधर है। क्या है? वास्तव में वो प्रतिघात ही क्या है? प्रतिरोध है। गंगाधर कौन था? शक्तिमान था। वो दोनों को कंफ्यूज करने के लिए उसने शक्तिमान बनाया है ना। बोलना मत किसी को। सही है कि नहीं? तो प्रतिघात क्या है? वास्तव में प्रतिरोध। वो तो प्रतिरोधी पर उसको अपने नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? प्रतिघात। क्योंकि इनका प्रतिरोध नहीं होता, इनका प्रतिघात होता है। दूसरा, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति सबको याद है। और दिष्ट धारा की पूछ ले तो 0। ये नोट करना है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है और प्रत्यावर्ती धारा की 50। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि को बढ़ा देता है, विभव है ना। धारा मत लिख देना, धारा को कभी भी बढ़ा सकते। हो गया? और में भी है क्या? अभी एक और में क्या? और से हाँ, यूनिट नंबर 5 सबसे कम तरंग दैर्ध्य। इसमें तो औरत लगा रखा। सबसे कम किसकी है? गामा की। अरे भाइयों ध्यान रखना, गामा पूछा, आवृत्ति पूछा, तरंग दैर्ध्य पूछा ना रे? हाँ, तो गामा की सबसे कम है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के परिणामी E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संबंध होता है। तो देखो C बराबर होता है E बटा B। दूसरे B बराबर कितना हो जाएगा? E बटा C। B बराबर E बटा C। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी। अब देखो यदि विद्युत क्षेत्र में ये देखिए ऐसा है, चित्र भी बनाने से क्या बोल रहा है कि यदि विद्युत वेक्टर x दिशा, मान लीजिए x है,
और चुंबकीय इधर y है, तो ये किस दिशा में जाएगा? z दिशा में। और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 10 की घात -10 मीटर। हो गए सब एक एक नंबर वाले जो MCQ थे। अब खाली स्थान तो सब लिखेंगे मेरे साथ, लिखो खाली स्थान सब। बैठे एक मिनट रहेगा सर, ध्यान रख लेना। फिल अप द ब्लैंक्स, यही थोड़ा कठिन था। ले चाक इनके सूत्र भी आप रखना ताकि गलती नहीं करोगे। सबसे देखो अब ये जो तुम्हारे पेपर में आएगा, सुन लो इधर, ये जो मैं आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इन 25 में से 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? तो ये प्रश्न तुम्हारे पेपर का कौन सा है? 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऐसा लिखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, पहला फर्स्ट क्या है? विभव प्रवणता का ऐसा ही बात लिखो, आप सारे लिख लो। विभव प्रवणता का वोल्ट प्रति मीटर या खाली स्थान है, हाँ, तो पीछे क्या लिखेंगे इसमें? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना। दूसरा देखो, विभव मापी के संतुलन की स्थिति में, इसका प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे पीछे? अनंत। तो अभी तो धारा नहीं मिलती है, इसलिए इसको आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम इसके अनुकूल है, के अनुकूल है तो क्या लिख देंगे? आवेश। फिर अगला चौथा, किरचॉफ का द्वितीय नियम या खाली स्थान है, क्या लिख देंगे? ऊर्जा या विभव। विभव भी बोलते हैं, हाँ, ऊर्जा या विभव दोनों। तीसरा मीटर से तो है ना, ये तो तुमने खूब कर रखा है। सेतु खाली स्थान 6 सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या लिखोगे? या लिखेंगे बीट स्ट्रोक, है ना। फिर विद्युत धारा कौन सी राशि है? आपने बताया था अदिश या अदिश दोनों लिख रखा उसमें ना, ऑप्शन दे। तीसरा धारा घनत्व कौन सा है? सदिश। ठीक है ना। ये पहला तो सबको याद हो गया होगा, याद भी होंगे आपको इसमें। बहुत बढ़िया बात है। अगला आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को। छठे के बाद नंबर 7 हो गया ना, 8। नहीं, लॉरेंज बल ज्यादा करेक्ट है। दोनों लिख लेना, दोनों को लिख करके रख लो, कोई भी कोई दिक्कत नहीं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने, अब 8 हुआ है ना। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, क्या कहते हैं उसको? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल, जो भी लिख लो आप। ठीक है ना। दूसरा लॉरेंज बल का सूत्र है
एक बराबर QEB sin थीटा। लारेंस बदला तो बोलो एक बराबर Q V B और सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A वेक्टर बराबर Q B वेक्टर क्रॉस सर लेकिन ये लिखेंगे आवर्ती बिंदु में। बाकी जो भी आप लिखना चाहते हैं। एक तीसरा 10वां पर आदर्श वोल्टमीटर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत आदर्श का प्रतिरोध क्या लिखेंगे अनंत। फिर 11वां आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ये तो दोनों आने ही आना इनमें से किसी प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की क्षमता को कहते हैं। 12 किसी पदार्थ की किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक अर्जित करने की क्षमता क्या कहते हैं चुंबक अर्जित करने की सामर्थ्य है ना तो चुंबकशीलता क्या लिखेंगे इसमें चुंबकशीलता ठीक है। अगला खालिस्तान विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय युक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए है ना। अगला कौन सा है 13 मैंने बोला था इसे लिखना ऐसे लिखोगे तो ही दिख रहेगा। देखो विद्युत चुंबकीय युक्तियों में के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस को पटली बनाया था क्या लिखेंगे इसमें भंवर धारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 14 के बाद 15 देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है ये विद्युत वाहक पर बहुत बढ़िया कोई बात इसके पीछे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि समानुपाती दिखाई अपान एनर्जी का द्वितीय 100 प्रेरक किसी कुंडली के माप है 16 देखिए इसकी माप है 100 प्रेरक है 1 बराबर कितना है I बटा इसकी माप एकांक धारा प्रवाहित करें चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स फॉर्मूला क्या है इसका लिखते हैं लिखो ना प्रत्यावर्ती धारा जनित तो ये 17 नंबर हो जाएगा अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित किसके सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो 17 तो एक से बढ़ गया 13 14 नहीं लिखा सर अच्छा चलो हाँ अब यूनिट 6 में आ जाओ इसी में आना ना तो डायरेक्ट अध्याय है ना अध्याय 7 कौन सा आएगा इसके परिवर्तन में धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर होता है 90 डिग्री अभी 7 ले रहा है क्या सर 7 ले रहा है हाँ मिलता है सातवां चैप्टर हाँ देखिए ये ऐसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के बीच कालांतर ये 16 नंबर होगा 17 हाँ तो एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कितना होता है 90 डिग्री। अब 18 देखिए अत्यावश्यक धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध है। तो तुमको याद है तो IRMS बराबर I0 पॉइंट IRMS बराबर कितना है I0 अपॉन √2 है ना धारा का शिखर मान और वर्गपात मान। फिर अगला एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में
फेरों की संख्या से कम होती है। तुलना। अब देखो यहाँ बहुत यहाँ कंफ्यूजन वाला है, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जैसे ये देखिए, ये देखिए, बताइए इसमें कौन सा ऊंचाई और कौन सा ऊंचाई? इसमें क्या लिखा, ऊंचाई ट्रांसफर। ये दूसरा वाला जो प्राथमिक है कुंडली में फेरों की संख्या है ना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। ये कौन सा है? ऊंचाई। ये ऊंचाई। विभवांतर और ये अब मतलब इसमें पहले ज्यादा हो जाएगा वो, इसमें ज्यादा बाद में होगा उसको ऊ, है ना, समझ में आ गया ना। अब मतलब जिसमें पहले कम ज्यादा हो, वो मतलब जिसमें बाद में ज्यादा हो, ये याद रखना है। दोनों में से कोई सा भी प्रश्न, यह क्या लिखेंगे, कम होती है। हो गया। आगे, विद्युत चुंबकीय की तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग गामा। यस 21 गामा, फिर 22 विद्युत चुंबकीय की तरंगें दोनों अनुप्रस्थ होती है। गलत बोल रहा है, क्या बोला? दोनों। 23 देखिए, क्या बोला? पराबैंगनी विकिरण के क्वार्ट्ज जो बनाए जाते हैं, भी बताया मैंने तुमको, चित्र बना के बताया था। क्वार्ट्ज जो लेता है वो पराबैंगनी विकिरण, जीवाणु नाशक के रूप में पराबैंगनी। फिर 25 सूक्ष्म तरंगों की तरंगें का पराग, बोलो क्या? देखो सूक्ष्म तरंगें जो होती है 10⁻⁻7 मीटर से 1 मीटर लगभग, इसको इंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 10⁻13 इंगस्ट्रॉम से 10⁻10 इंच। अब जो भी आप लिखना चाहो दोनों लिख, ठीक है। 13 से 10⁻10। अगला 30 यूनिट पर आ जाओ। 30 यूनिट, यूनिट नंबर 6 का पहला रेगिस्तान देखो, 25 हो गए, कितने हो गए? सर 25 होगा, 26वां 26 आप देखो, सभी लोग ऐसे ही लिखेंगे ओए 26। देखो ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं अभी आया था विवर्तन। क्या बोलते हैं? इसमें सही था यहाँ गलत। विवर्तन। तो फिर गलत तो नहीं होगा? 27 चेक के लिखा था। अरे रे श्वेत प्रकाश के पतली फिल्म का रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण। मैंने आपको उदाहरण लिखाया था, व्यतिकरण के 2 उदाहरण लिखो। तो एक उदाहरण में आपने लिखाया था कि जब वाहन बरसात के दिनों में रोड पर ट्रेवल करते हैं और उससे डीजल की बूंद गिर जाती है, तो जब उसको देखे तो वो रंगीन दिखाई देती है। तो वहाँ किसका कारण होता है? व्यतिकरण का उदाहरण लिखाया ना मैंने, जो क्लास में बैठे उनको लिखा है, वो नहीं आया मुझे लिखे। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं के बिंदु पर को कहते हैं तरंगाग्र। 28 क्या बोला? तरंगाग्र। क्या सर क्वेश्चन है? तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं तरंगाग्र। तो 29 इसमें चौथा नंबर बोल रहा हूँ, विरोधी स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को गोलाकार। कौन सा है? गोलाकार। फिर 30 तरंग स्रोत के प्रेशर से दूर जाने के कारण तरंगेर से जो वृद्धि होती है उसे तरंग चाल कहते हैं। इसके सभी ऑब्जेक्टिव किसी को याद नहीं हुए, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ये फिल अप द ब्लैंक्स कितने टोटल? 30। अब 30 अगर तुम याद नहीं कर सको तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सही जोड़ी अब सही जोड़ी कराएंगे, थक गए, बंद कर।